अगर मैं आपसे कहूं कि इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक रणनीतिक बिंदु वो नहीं है जिसे आप रोज टीवी स्क्रीन पर मिसाइलों से सुलगता हुआ देखते हैं, ना ही वो कोई ऐसा इलाका है जहां दो देशों की सेनाएं ट्रेंच बनाकर आमने सामने खड़ी हों। दुनिया का सबसे संवेदनशील और बारूदी बॉर्डर इस वक्त एक ऐसी जगह पर मौजूद है जिसे ज्यादातर लोग नक्शे पर पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक 22 किलोमीटर चौड़ी जमीन की पट्टी, महज 22 किलोमीटर, आज लाखों लोगों का भविष्य, अरबों डॉलर की अर्थव्यवस्था और आने वाली पूरी सदी का शक्ति संतुलन तय करने वाली है। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन भू राजनीति यानी जियोपॉलिटिक्स में जो चीजें सतह पर सबसे शांत दिखाई देती हैं, असल में उनके नीचे सबसे घातक भंवर पल रहे होते हैं, जिसे लोग एक मामूली व्यापारिक विवाद या दो पड़ोसी देशों के बीच का छोटा मोटा मतभेद समझ रहे हैं। वो असल में एक ऐसे साइलेंट वॉर की शुरुआत है जिसका असर हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत जल्द महसूस करने वाले हैं। आज पूरी दुनिया का ध्यान ताइवान, मिडिल ईस्ट या ईस्टर्न यूरोप पर टिका है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कुछ सबसे तेज दिमाग इस वक्त एक अलग ही नक्शे पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं। ये नक्शा है दक्षिण एशिया का, एक ऐसा नक्शा जहां राष्ट्रों की सीमाएं सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के गले में पड़ी वो फांस हैं जिसे कोई भी ताकतवर देश जब चाहे कस सकता है। इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती तब होती है जब कोई देश यह मान लेता है कि उसके पड़ोसी हमेशा उसके वफादार रहेंगे। कूटनीति में वफादारी जैसी कोई चीज नहीं होती, यहां सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय हित होते हैं। जब हित बदलते हैं तो संधियां रातों रात रद्दी के कागज में तब्दील हो जाती हैं। भारत के सामने इस समय सबसे बड़ा खतरा किसी सीधे सैन्य आक्रमण का नहीं है। एक सीधी जंग को तो फिर भी लड़ा और जीता जा सकता है, लेकिन असली खतरा उस अदृश्य घेराबंदी का है जो बिना कोई शोर मचाए, बिना कोई सायरन बजाए हमारी आर्थिक और सामरिक जीवन रेखा को धीरे धीरे चोक कर रही है। जरा इस बात की गहराई को समझिए। युद्ध के तरीके अब पूरी तरह बदल चुके हैं। 21वीं सदी में किसी देश को हराने के लिए उस पर बम गिराने की जरूरत नहीं होती। आपको बस उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई, उसके व्यापारिक रास्तों और उसकी समुद्री पहुंच को काटना होता है। जिस दिन किसी देश की सप्लाई चेन टूट जाती है, वो देश बिना एक भी गोली चलाए घुटनों पर आ जाता है। और यही वो खौफनाक रणनीति है जिसका एक बहुत बड़ा और चिंताजनक परीक्षण इस वक्त भारत के ठीक पड़ोस में किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार एक ऐसा पड़ोसी मुल्क जिसे भारत ने हमेशा अपना सबसे करीबी सहयोगी माना, जिसके बुनियादी ढांचे से लेकर जिसकी अर्थव्यवस्था तक में भारत ने पानी की तरह पैसा बहाया, वो अब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा है जो सीधे तौर पर नई दिल्ली के लिए एक कूटनीतिक DUH स्वप्न बन सकता है। यहीं से पूरा खेल बदल जाता है। पिछले कुछ हफ्तों में कई अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक और रणनीतिक विश्लेषकों ने कुछ ऐसे गुप्त समझौतों की तरफ इशारा किया है जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि पूर्वी मोर्चे पर भारत की पहुंच को सीमित करने का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र आकार ले रहा है। आप सोचिए कि भारत ने करोड़ों डॉलर खर्च करके एक विदेशी जमीन पर एक ऐसा विशाल बंदरगाह तैयार किया जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के उन दूर दराज इलाकों तक सामान पहुंचाना था जो मुख्य भूमि से लगभग कटे हुए हैं। इस बंदरगाह का नाम है चटगांव पोर्ट। भारत का विजन बिल्कुल साफ था, अपनी 7 सिस्टर्स यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को उस 22 किलोमीटर संकरे रास्ते के जानलेवा दबाव से बचाकर एक सस्ता, सुगम और सीधा समुद्री मार्ग देना। यह सिर्फ एक व्यापारिक निवेश नहीं था, यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉजिस्टिक मजबूती का एक बहुत बड़ा दांव था। लेकिन अब भू राजनीतिक गलियारों से जो छनकर आ रहा है, वो किसी भी रणनीतिकार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। ऐसी प्रबल आशंकाएं जताई जा रही हैं कि उस बंदरगाह के रणनीतिक संचालन से भारत को खामोशी से दरकिनार किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है कि भारत को एक पोर्ट से क्यों निकाला जा रहा है, सवाल यह है कि भारत को हटाकर वहां किसे बिठाया जा रहा है। और जवाब वो है जो पिछले 2 दशकों से पूरे एशिया के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है, बीजिंग। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति कोई नई बात नहीं है। वो सालों से भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए पड़ोसी देशों में बंदरगाह, एयरपोर्ट और हाईवे बना रहा है। लेकिन चटगांव का मामला पूरी तरह अलग है। यह सिर्फ एक व्यापारिक चौकी नहीं है, यह भारत की चिकन नेक के बिल्कुल करीब एक ऐसा रणनीतिक लॉन्च पैड है जहां से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर सीधा और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सकता है। अब एक पल के लिए कूटनीति के इस बिसात को थोड़ा और करीब से देखते हैं। कोई भी देश सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि हम आपके दुश्मन से हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए हमेशा एक आवरण,
एक बहाने की जरूरत होती है, और इस मामले में वो बहाना बनाया गया भारत की अपनी सीमा सुरक्षा नीति को। भारत ने अवैध घुसपैठ, तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए अपनी सीमाओं पर स्मार्ट फेंसिंग और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का फैसला लिया। यह किसी भी संप्रभु राष्ट्र का बुनियादी अधिकार है, लेकिन पड़ोसी मुल्क के कुछ राजनीतिक धड़ों ने इसे एक ऐसे उकसावे के तौर पर पेश किया मानो भारत उन्हें अलग थलग कर रहा हो। रक्षा विश्लेषकों का साफ मानना है कि यह विरोध स्वाभाविक नहीं था, यह पूरी तरह से प्रायोजित था। एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया ताकि जनता की भावनाओं को भड़काकर चीन के साथ होने वाले बड़े सामरिक सौदों को जायज ठहराया जा सके। और वो सौदा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रक्षा रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि ढाका अब बीजिंग से 2 दर्जन से ज्यादा आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदने की तैयारी में है। मीडिया में इसे इस तरह प्रचारित किया गया कि ये विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े को चुनौती देंगे, लेकिन रणनीतिक गहराई में जाएं तो यह दावा पूरी तरह खोखला नजर आता है। चीन के एवियोनिक्स और रडार तकनीक का स्तर भारतीय रडार ग्रिड और राफेल जैसे प्लेटफॉर्म्स के सामने टिकने वाला नहीं है। तो फिर इस करोड़ों डॉलर की डील का असली अर्थ क्या है? विश्लेषण से जो तस्वीर उभरती है वो विमानों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जब भी आप किसी देश से लड़ाकू विमान खरीदते हैं तो आप सिर्फ मशीन नहीं खरीदते, आप उनके इंजीनियर, उनके मेंटेनेंस क्रू, उनके सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट्स और उनके सैन्य सलाहकारों को भी अपने देश में आमंत्रित करते हैं। कल्पना कीजिए, भारत की पूर्वी सीमा से महज कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक विदेशी एयरबेस में चीनी सैन्य तकनीशियन और खुफिया अधिकारी स्थायी रूप से डेरा डाल लें। वे सिर्फ उन विमानों की मरम्मत नहीं करेंगे, वे उस पूरे इलाके में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का एक ऐसा ग्रिड तैयार करेंगे जो सीधे तौर पर भारत के रक्षा तंत्र की मॉनिटरिंग कर सकता है। इसे ही आधुनिक भू राजनीति में डेटा और इंटेलिजेंस का खामोश कब्जा कहा जाता है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसाने के लिए चीन ने हमेशा चेकबुक डिप्लोमेसी का सहारा लिया है। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां कर्ज के जाल में फंसाकर एक पूरे बंदरगाह को 99 साल की लीज पर ले लिया गया। आज उसी स्क्रिप्ट को एक नए मंच पर नए कलाकारों के साथ दोहराया जा रहा है। लेकिन क्या भारत के नीति निर्माता इस पूरे खेल से अनजान थे? क्या साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकार सिर्फ पुरानी संधियों की धूल फांक रहे थे? यहीं पर लोग अक्सर भारत की नई कूटनीतिक चालों को आंकने में गलती कर देते हैं। एक उभरती हुई महाशक्ति कभी भी अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलती। जब दुनिया का ध्यान चटगांव पोर्ट पर चल रही कूटनीतिक खींचतान पर था, तब भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक बिल्कुल अलग और अचूक दिशा में काम कर रही थी। भारत को यह बहुत अच्छी तरह पता था कि लॉजिस्टिक्स के लिए किसी एक पड़ोसी पर हद से ज्यादा निर्भरता कभी भी ब्लैकमेलिंग का हथियार बन सकती है। इसलिए नई दिल्ली ने खामोशी से अपना प्लान बी नहीं बल्कि अपना नया मास्टर प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। म्यांमार का सितवे बंदरगाह और कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, यह सिर्फ एक सड़क या पानी का रास्ता नहीं है, यह भारत का वो रणनीतिक बाईपास है जो चटगांव की पूरी अहमियत को सिरे से खत्म करने की कुव्वत रखता है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता से निकला कोई भी मालवाहक जहाज बंगाल की खाड़ी से होता हुआ सीधे म्यांमार के सितवे पोर्ट पर उतरेगा और वहां से कलादान नदी और एक नए हाईवे के जरिए सीधे मिजोरम की सीमा में प्रवेश कर जाएगा। यानी जिस लॉजिस्टिक दबाव को हथियार बनाकर भारत को कूटनीतिक टेबल पर झुकाने की कोशिश की जा रही थी, भारत ने उसे बायपास करके एक नया, स्वतंत्र और पूरी तरह अपने नियंत्रण वाला रास्ता तैयार कर लिया। विश्लेषकों का मानना है कि जैसे ही यह रूट पूरी तरह ऑपरेशनल होगा, उन ताकतों को एक बहुत बड़ा रणनीतिक झटका लगेगा जो सोच रहे थे कि भारत के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन भू राजनीति में डिफेंस के साथ साथ ऑफेंस यानी आक्रामकता का भी अपना एक अलग महत्व होता है। अगर चीन यह सोच रहा है कि वह भारत के पड़ोस में अपने सैन्य साजो सामान और कर्ज के जाल को बिछाकर नई दिल्ली पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लेगा, तो उसे शायद समुद्री भूगोल का वो सबसे अहम अध्याय दोबारा पढ़ने की जरूरत है। अब जरा अपनी नजर बंगाल की खाड़ी से हटाकर थोड़ा और दक्षिण की तरफ ले जाइए। वहां आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह नजर आएगा। आम लोगों के लिए यह सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, लेकिन सैन्य रणनीतिकारों की नजर में यह भारत का वो अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर है जो सीधे तौर पर चीन की गर्दन पर तलवार की तरह लटक रहा है।
यह द्वीप समूह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग मलक्का जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ मलाका के ठीक मुहाने पर स्थित है। एक ऐसा संकरा समुद्री रास्ता जहां से होकर चीन का 80% से ज्यादा कच्चा तेल और उसकी पूरी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट रूप से यह आकलन है कि अगर कभी भी कोई ऐसा परिदृश्य बनता है जहां चीन भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करता है, तो भारतीय नौसेना, जो इस क्षेत्र में निर्विवाद रूप से सबसे ताकतवर है, उसे मलक्का स्ट्रेट पर चीन की इस सप्लाई लाइन को पूरी तरह चोक करने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। और जिस दिन चीन की यह ऊर्जा सप्लाई कट गई, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो जाएगी। इसे ही स्ट्रैटेजिक डेटरेंस या सामरिक प्रतिरोध कहा जाता है। यही वो जगह है जहां कूटनीति सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि जमीन और समंदर पर मौजूद आपकी असल ताकत से तय होती है। आज जब आप देखते हैं कि कोई देश अचानक कूटनीतिक रूप से आक्रामक हो रहा है, तो उसके पीछे हमेशा किसी बड़ी ताकत का आर्थिक या सैन्य आश्वासन होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो देश किसी दूसरे महाशक्ति के कंधे पर बंदूक रखकर अपनी विदेश नीति चलाते हैं, वो अंततः अपनी ही संप्रभुता को खतरे में डाल बैठते हैं। भारत ने कभी किसी देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपने सामरिक हितों पर होने वाले किसी भी प्रहार को खामोशी से सह लेगा। भारत की नई विदेश नीति अब प्रतिक्रियावादी नहीं रही, वह अब प्रोएक्टिव है। हम अब इस बात का इंतजार नहीं करते कि कोई हमारे खिलाफ चक्रव्यूह रचे और फिर हम उसे तोड़ें। भारत अब खुद अपनी बिसात इस तरह बिछा रहा है कि सामने वाले की हर चाल शुरू होने से पहले ही बेअसर हो जाए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी संप्रभु और आजाद मुल्क की सत्ता को बिना एक भी सैनिक भेजे, केवल कुछ कागजों और भारी भरकम कर्ज के एग्रीमेंट के जरिए कैसे हाईजैक किया जाता है? जिस घटनाक्रम को आज कूटनीतिक मंचों पर एक बड़ी जीत या बदलाव का जश्न मानकर पेश किया जा रहा है, सामरिक विश्लेषकों की नजरों में वो वास्तव में एक ऐसे डेथ ट्रैप यानी मौत के कुएं की महज शुरुआत है, जिसकी गहराई और उसके विनाशकारी परिणामों का अंदाजा लगाना अभी बाकी है। हम बात कर रहे हैं उस अदृश्य वित्तीय जाल की, जिसे बीजिंग के रणनीतिकार बहुत ही खामोशी से विकास के लुभावने मुखौटे के पीछे अपने विकासशील पड़ोसियों के इर्द गिर्द बुनते हैं। जब चटगांव जैसे अहम और जीवनदायिनी बंदरगाहों से भारत जैसे निस्वार्थ साझेदार को किनारे करने की सुगबुगाहट तेज होती है, तो यह महज एक कमर्शियल या व्यापारिक फैसला नहीं होता, बल्कि रक्षा हलकों में इस बात की गंभीर चिंता जताई जा रही है कि जिस जगह को व्यापार के नाम पर खाली करवाया जा रहा है, वहां बहुत जल्द विदेशी नौसेनाओं की आधुनिक पनडुब्बियां, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और सर्विलांस जहाज आदि अपना स्थायी बेस बना सकते हैं। जरा इस खतरे के भौगोलिक आकार और इसके भविष्य को समझने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा देश जिसने अपनी आजादी की कीमत अपने लाखों नागरिकों के खून से चुकाई हो, वह आज महज कुछ बिलियन डॉलर्स के अपारदर्शी कर्ज के एवज में अपनी संप्रभुता का इतना अहम हिस्सा गिरवी रखने की राह पर क्यों चल पड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक जानकारों का स्पष्ट आकलन है कि इन तथाकथित इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास परियोजनाओं की शर्तें इतनी जटिल, गुप्त और एकतरफा होती हैं कि एक बार कोई भी राष्ट्र इस सुनहरे जाल में फंस जाए तो उसका बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट या अफ्रीकी देशों का हालिया पतन हमारे सामने इस नीति के जीते जागते उदाहरण हैं। इसके विपरीत नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे नीतिकार इस पूरी उभरती हुई तस्वीर को बहुत अलग और ज्यादा आक्रामक नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी सरहदों पर इस तरह का कूटनीतिक तनाव और रणनीतिक घेराबंदी देखते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उसूल होता है अपनी भीतरी ताकत को इतना मजबूत कर लेना कि सामने वाले का हर वार उसी पर उल्टा पड़ जाए। कई प्रतिष्ठित रक्षा रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने म्यांमार के जरिए बाईपास बनाने के साथ साथ अपने उसी नाजुक चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के कायाकल्प का अभूतपूर्व काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है, जहां पहले महज एक पतली सड़क और पुराना रेलवे ट्रैक हुआ करता था। आज वहां भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मल्टी लेन हाईवे और तेज रफ्तार रेलवे नेटवर्क का एक ऐसा जटिल जाल बिछाया जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में भारी सैन्य साजो सामान, टैंक, आर्टिलरी और ट्रूप्स को बिना किसी देरी के सीधे पूर्वी मोर्चे तक पहुंचाया जा सके। यह कोई सामान्य बुनियादी ढांचे का अपग्रेड नहीं है, यह एक उभरती हुई ग्लोबल पावर का वो प्रोएक्टिव रक्षात्मक रुख है
जो दुनिया को स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दे रहा है कि भारत अब किसी भी तरह की कूटनीतिक ब्लैकमेलिंग के आगे झुकने या समझौता करने वाला नहीं है। अब एक पल रुकिए और खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या बीजिंग का यह पूरा दांव सिर्फ एक बंदरगाह या कुछ लड़ाकू विमानों की सप्लाई तक ही सीमित है? जवाब ना में है, क्योंकि कूटनीति के इस विशाल शतरंज पर प्यादे कहीं और चले जा रहे हैं और असली निशाना कहीं और रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के शीर्ष विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तरी पड़ोसी की असली नजर बंगाल की खाड़ी के उस विशाल और अहम जल क्षेत्र पर है जो पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र की इंडो पैसिफिक का प्रवेश द्वार माना जाता है। और वह यह भलीभांति जानता है कि जब तक भारत बंगाल की खाड़ी में एक निर्विवाद और सर्वशक्तिमान नौसैन्य ताकत बना हुआ है, तब तक उसका ग्लोबल सुपर पावर बनने और समंदर पर राज करने का कोई भी सपना कभी जमीन पर नहीं उतर सकता। इसी वजह से नई दिल्ली को उसी के बैकयार्ड में उलझा कर रखने के लिए पड़ोसियों को एक एक करके चेकबुक डिप्लोमेसी का शिकार बनाया जा रहा है, ताकि भारत अपनी ऊर्जा केवल सीमाओं को सुरक्षित रखने में खर्च कर दे। दूसरी तरफ तस्वीर का एक और पहलू है जो और भी ज्यादा दिलचस्प और भारत के पक्ष में है, क्योंकि भारत कोई ऐसा कमजोर या अनुभवहीन देश नहीं है जिसे महज कुछ बाहरी चालबाजियों से डराया जा सके। हमारे पास अपनी सेना की अदम्य वीरता, एक बेहद चुस्त खुफिया तंत्र और दुनिया के बड़े लोकतांत्रिक देशों के साथ क्वाड जैसे गठबंधनों का वो मजबूत सुरक्षा कवच मौजूद है जो समंदर की लहरों पर एक संतुलन बनाए रखता है। ऐसी प्रबल आशंकाएं हैं कि आने वाले कुछ ही सालों में जब विदेशी कर्ज का भारी भरकम बोझ उस पड़ोसी मुल्क की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ देगा, जब वहां के विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से सूखने लगेंगे और आम जनता बेतहाशा महंगाई की आग में झुलस रही होगी, तब जाकर वहां के नीति निर्माताओं को यह कड़वा सच समझ आएगा कि जिस भारत ने संकट के हर दौर में बिना किसी स्वार्थ के उन्हें निर्बाध बिजली, जीवन रक्षक दवाइयां और रसद मुहैया कराई थीं, उसे खोकर उन्होंने इतिहास की कितनी बड़ी और शायद कभी न सुधारी जा सकने वाली सामरिक भूल कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में समय का पहिया बहुत तेजी से घूमता है और आज जो देश खुद को एक नई वैश्विक धुरी का हिस्सा मानकर इतरा रहे हैं, वे शायद यह नहीं जानते कि भू राजनीति का समंदर कितना निर्दयी होता है। यहाँ जब लहरें पलटती हैं तो बड़े बड़े भ्रम और कागजी संधियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं, जबकि भारत का रुख एकदम स्पष्ट, अडिग और शांत है। हम कभी किसी की जमीन पर नजर नहीं डालते, मगर यदि हमारे राष्ट्रीय हितों और हमारी सरहदों की तरफ कोई नापाक साजिश रची गई तो नई दिल्ली का जवाब इतना सटीक और दूरगामी होगा कि उसे आने वाली पीढ़ियां कूटनीति के पन्नों में एक मिसाल के तौर पर पढ़ेंगी। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन दुनिया का नक्शा आज उस स्याही से बिल्कुल नहीं बदला जा रहा जो कागज की संधियों पर दस्तखत करती है, बल्कि उस अदृश्य और खामोश कूटनीति से दोबारा खींचा जा रहा है जो आपके और हमारे घरों तक पहुंचने वाली रोजमर्रा की सप्लाई चेन को अपना बंधक बना लेती है। क्या आपने कभी गहराई से इस बात पर विचार किया है कि एक बहुत ही शांत, सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ और शांतिप्रिय दिखने वाला पड़ोसी रातों रात इतनी आक्रामक और बेगानी भाषा कैसे बोलने लगता है? यह कोई अचानक हुआ हृदय परिवर्तन नहीं है और न ही यह महज कुछ राजनेताओं की बयानबाजी है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कुछ सबसे पहले विश्लेषक मानते हैं कि यह दरअसल एक प्रॉक्सी कॉग्निटिव वॉरफेयर, यानी दूसरे के दिमाग से लड़ी जाने वाली वैचारिक जंग का वो एडवांस वर्जन है जिसे दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत पिछले कई सालों से हमारी पूर्वी सीमाओं के इर्द गिर्द बहुत ही खामोशी से टेस्ट कर रही है। जिस पूरे विवाद को मीडिया का एक बड़ा हिस्सा महज कुछ कंटीले तारों या एक बंदरगाह के एक्सेस तक सीमित करके दिखाने की भूल कर रहा है, अगर आप उसकी परतें उधेड़ेंगे तो एक ऐसा स्याह सच सामने आएगा जो किसी भी देश प्रेमी नागरिक की रातों की नींद छीनने के लिए काफी है। कूटनीति की बिसात पर यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अगर आप अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को सीधे मैदान में नहीं हरा सकते तो उसे उसके ही आंगन में उसके ही पड़ोसियों के साथ इतना उलझा दो कि वह बाहर की दुनिया और ग्लोबल सुपर पावर बनने का अपना विजन ही भूल जाए। ठीक यही वो चक्र है जिसे नई दिल्ली की बढ़ती हुई वैश्विक साख के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। अब जरा अपनी दृष्टि को जमीन से हटाकर आसमान और साइबर स्पेस की तरफ ले जाइए, क्योंकि असली जंग वहां लड़ी जा रही है। कई स्वतंत्र खुफिया रिपोर्ट्स और रक्षा पत्रिकाओं के आकलन इस बात की तरफ गंभीर इशारा कर रहे हैं कि पूर्वी मोर्चे पर केवल जमीनी और समुद्री रास्तों को ही ब्लॉक करने की साजिश नहीं हो रही है,
बल्कि एक ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आयरन कर्टेन या अदृश्य रडार ग्रिड को स्थापित करने की तैयारी चल रही है, जो भारत के हर एक मिसाइल टेस्ट, पूर्वोत्तर के हर एक एयरबेस की गतिविधि और यहां तक कि हमारे संवेदनशील मिलिट्री कम्युनिकेशंस को 24 घंटे इंटरसेप्ट कर सके। जिस 24 लड़ाकू विमानों की डील को हम महज एक व्यापारिक सौदा या हथियारों की खरीद समझकर खारिज करने की भूल कर सकते हैं। रक्षा जानकारों की नजर में वह दरअसल उन हैवी ड्यूटी सर्विलांस राडार्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स को उस देश की जमीन पर स्थायी रूप से उतारने का एक बेहद चालाक और खतरनाक बहाना है। एक बार अगर वे हाईटेक सिस्टम वहां इंस्टॉल हो गए तो वो सिर्फ उन विमानों को हवा में गाइड नहीं करेंगे, बल्कि वे भारत की पूरी पूर्वी कमान की हर एक हलचल, हमारे फाइटर जेट्स की फ्रीक्वेंसी और हमारे रडार सिग्नेचर्स का रियल टाइम डेटा सीधे एक विदेशी राजधानी के मिलिट्री सर्वर्स पर स्ट्रीम करेंगे। सोचिए, अगर आपकी हर तैयारी, आपके हर सामरिक कदम की जानकारी आपके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी तक पहले ही पहुंच जाए, तो आप खुद को कैसे बचाएंगे? इस खौफनाक संभावना को देखते हुए क्या आपको एक पल के लिए भी लगता है कि भारत का रक्षा प्रतिष्ठान सिर्फ बैठकर तमाशा देख रहा होगा? सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, और यहीं से कहानी में वो मोड़ आता है जो भारतीय नीति निर्माताओं की दूरदर्शिता को साबित करता है। साउथ ब्लॉक की खामोशी के पीछे एक बहुत ही आक्रामक काउंटर आर्किटेक्चर तैयार किया जा चुका है। अगर कोई पूर्वी सीमाओं पर हमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंधा करने का ख्वाब देख रहा है, तो भारत ने अपनी अंतरिक्ष तकनीक और नौसैन्य ताकत का ऐसा अभूतपूर्व जाल बिछा दिया है जो उस पूरे इलाके को बहुत आसानी से भेद सकता है। आज भारतीय नौसेना के P-8I पोसाइडन जैसे दुनिया के सबसे घातक सबमरीन हंटर और एडवांस सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स उस पूरे समुद्री और तटीय इलाके की इतनी बारीक स्कैनिंग कर रहे हैं कि समंदर की काली गहराइयों में छिपकर आ रही एक छोटी सी पनडुब्बी की हलचल भी हमारे कमांड सेंटर्स के मॉनिटर्स पर तुरंत दर्ज हो जाती है। इसके अलावा गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर IFCIOR के जरिए भारत ने पूरे हिंद महासागर की हर एक संदिग्ध जहाज की कुंडली अपने पास रखनी शुरू कर दी है। यही वो जगह है जहां कूटनीति सिर्फ पैसों के दम पर नहीं, बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, ग्लोबल अलायंस और सटीक जासूसी के दम पर जीती जाती है। एक तरफ जहां कर्ज के भारी भरकम बोझ तले दबा वो पड़ोसी मुल्क खुद को एक विजेता के रूप में देखने की खुशफहमी पाल रहा है और अपनी संप्रभुता के टुकड़े कर रहा है,